नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उत्तराखंड पीसीएस का जो रिज़ल्ट है, प्री का रिज़ल्ट है, वो आ चुका है। आपको पता ही है। तो उसमें जो सफल हुए हैं अभ्यर्थी, उनको बहुत बहुत मुबारक। और अब जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो है कि इसका मेंस कैसे टैकल किया जाए। बहुत कम समय है, और जो बच्चे सीरियस पढ़ने वाले हैं, जो पीसीएस की ही तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कि पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ठीक है कि 2 महीने में वो रिवाइज़ करके अपने नोट्स को धार दे करके इसको टैकल कर सकते हैं। तो आज इसी कड़ी में हम आपको एक सीरीज़ दिखाना चाहेंगे कि प्रीवियस ईयर में जो पीसीएस की परीक्षाएं हुई है, उनके मेंस में कैसे लिखी गई है। आरटीआई के माध्यम से ये कॉपियाँ मंगाई गई है, और ये इसको दिखाने का मतलब मकसद ये है सिर्फ कि किस तरह का माइंडसेट रहता है, और किस तरह के क्वेश्चन जो पहली बार दे रहे हैं, जो जिन्होंने पहले दिया है वो तो जानते ही है, उनको तो पता ही है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो किस तरह से फ्रेमिंग होती है और क्या पैटर्न रहता है वो पता चल जाए। और दूसरा, इस तरह की गलतियां ना हो जो हम दिखाएंगे, तो उसमें क्या कुछ और ऐड हो सकता था उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि सिर्फ आपको पेपर के बारे में ही नहीं बताएंगे, जो कॉपी हमारे पास आई है और क्वेश्चन की डिमांड क्या थी उसके अकॉर्डिंग बताने की कोशिश करेंगे, ताकि आप इससे देख करके और बेहतर तरीके से आप अपना वो बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, इसमें 3 पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट में 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, 15 क्वेश्चन रहते हैं, 2 मार्क्स के। बहुत ही लिमिटेड है, इसमें 20 वर्ड्स लिखने हैं सिर्फ। तो सेकंड पार्ट इसका आता है जो 5 मार्क्स के होते हैं, जिसमें 50 वर्ड्स लिखने होते हैं। और थर्ड पार्ट 4 पार्ट होते हैं। थर्ड पार्ट होता है इसमें जो 8 मार्क्स के होते हैं, जिनमें आई थिंक 250 वर्ड्स लिखने, देख लेंगे अगले पार्ट में देख लेंगे। तो देखिए किस तरह से लिखा गया। पहला क्वेश्चन है इसमें, भारत एक गणतंत्र राज्य है, इससे क्या अभिप्राय है। तो यहाँ लिखा गया है, भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन पद्धति से होना और भारत में प्रचलित संसदीय व्यवस्था, कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होना। ये भी, और इसके अलावा इसमें लिखा जा सकता था, कुछ ऐड किया जा सकता था कि भारत गणतंत्र क्यों है, उसके बारे में। तो इससे बेहतर इसमें राजतंत्र या गणतंत्र की परिभाषा को जो इसका प्रथम राष्ट्रपति है वंशानुगत ना होकर के जनता द्वारा चुना जाता है, इस तरह के, ये भी ठीक था। इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं था। ऐसा देश जहाँ शासन जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से चलता है, तो भारत इसका अच्छा उदाहरण है, जहाँ पे देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुना जाता है, तो इसलिए इसको गणतंत्र कहा जाता है। तो इसमें इन्होंने हाफ मार्क्स दिया है, सिर्फ आप मार्किंग दे सकते हैं। ये पॉलिटी का हम आपको पेपर करवा रहे हैं आज। तो इसके सीरीज में आगे हिस्ट्री और जो उत्तराखंड से संबंधित है और अन्य क्वेश्चन पेपर इकोनॉमिक्स, उन पे भी आएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन था इसमें, धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है। धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है, ये लिखा गया था। तो आप देख सकते हैं, इन्होंने लिखा है, धन विधेयक को लोकसभा में छोटी छोटी गलतियां भी है, लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने से पूर्व राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी होती है, जबकि वित्त विधेयक में जरूरी नहीं है। ठीक है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में वर्णित है, जबकि वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 में है। तो दोनों बातें ठीक है, लेकिन इसमें नंबर क्या कहते हैं, 1 नंबर दिया गया है। तो जबकि और भी चीज़ें इसमें जोड़ी जा सकती थी। धन विधेयक से संबंधित और भी चीज़ें इसमें जोड़ी जा सकती थी, कि उनका जो कंपैरिजन है वो, और भी चीज़ें दिखी जा सकती थी। धन विधेयक लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो तय करते हैं कि ये धन विधेयक है या
वित्त विधेयक में राज्य के आय व्यय और उसके वित्त की वो होती है, जबकि धन विधेयक में धन से संबंधित है। उसके लिए अनुच्छेद 110 में ठीक दिया गया है, राज्य धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन के भीतर इसको मंजूरी देनी होती है, अन्यथा उसके पास ऐसी कोई वो नहीं है कि उसको रोक नहीं सकता है। लेकिन इसमें वर्ड लिमिट 20 है ओनली, इससे ज़्यादा कुछ लिखना भी इसमें वो नहीं था। केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ऐसा कुछ लिखा जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी और जीएनपी में अंतर बताइए। तो इन्होंने लिखा जीडीपी देश की सीमाओं के भीतर एक वर्ष में संपूर्ण अंतरिम उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य है, बिल्कुल ठीक है। जबकि जीएनपी देश की सीमाओं के बाहर व भीतर दोनों देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य है, बिल्कुल ठीक था, लेकिन मार्किंग थोड़ी सी हार्ड भी 1.5 दिया है इन्होंने। तो इसी तरह से लिखा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना के बारे में लिखें। तो इन्होंने लिखा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक अध्यक्ष व 8 सदस्य होते हैं। 50% सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग से आते हैं, बिल्कुल ठीक था, क्योंकि 4 तो सदस्य यही हो गए थे। इनके अध्यक्ष जो है सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, 20 वर्ड में यही लिखा जा सकता था इसमें। हाँ, इसमें संरचना के बारे में पूछा गया, तो इसकी परिभाषा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में बना, ऐसी कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, अध्यक्ष इसके पूर्व भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या उसके समकक्ष न्यायाधीश को बनाया जाता है, ऐसा लिखा जा सकता था इसमें। कार्यकाल वगैरह की भी बात करने की वो नहीं थी। अगर कार्यकाल बनना है तो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो पहले हो उसके बारे में किया जा सकता था। ये संरचना थी इसकी, ठीक लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल अभियांत्रिकी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। समाज के विभिन्न वर्गों को सूचित करना, फिर इसी के अनुसार सूचीबद्ध करना होना चाहिए, फिर इसी के अनुसार योजनाएं बनाना और सामाजिक गुणाभाग ही सोशल अभियांत्रिकी है। 1 नंबर दिया गया है इसमें, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत ऐड की जा सकती थी। सामाजिक अभियांत्रिकी यह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज की संरचना, संस्थाएं या व्यवहार को सुधारने बदलने के लिए योजनाएं बनाई जा सकती थी इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल लिखे जा सकते हैं जाति प्रथा, दहेज प्रथा या बाल विवाह जैसी शिक्षा का प्रसार, महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन, ये सब सोशल इंजीनियरिंग के तहत ही सुधार किए गए हैं इस पर। तो ऐसा कुछ ऐड किया जाता है। नेक्स्ट, उत्तराखंड के 5 मुख्य प्रमुख लोक नृत्यों के नाम लिखे। चपड़ा केदार नृत्य, हारून नृत्य, चोलिया नृत्य, थड़िया नृत्य, पांडव नृत्य। 1 ही नंबर दिया, लिख लिए थे, इसमें अलावा और भी लिखे जा सकते थे, पर 5 ही मांगे हैं तो अच्छे ही थे, तो 2 मार्क्स होने चाहिए थे। नेक्स्ट, पर्यावरण से संबंधित बेसल अधिनियम 1989 का महत्व। अब इनमें इनको 0 मिला हुआ है। पर्यावरण संबंधित बेसल अधिनियम 89 के महत्वपूर्ण प्रावधानों में 91 रियो प्रमुख पर्यावरण एवं जलवायु समझौता सामने आया। एक पॉइंट था, लेकिन जबकि जो बेसल अभियान 1989 था ये स्विट्जरलैंड के बेसल में बनाया गया था। इसका एक्चुअली जो था, विकसित देश वो अपने खतरनाक अपशिष्टों को विकासशील देशों को बेच देते। उनको जैसे सुपर कंप्यूटर या कोई कंप्यूटर हो गया, उसकी टेक्नोलॉजी विकासशील देशों में नहीं है और वो चाहते हैं उसको लेना, तो विकसित देश वहाँ से अपनी योजनाएं को करके फिर विकासशील देशों में ले आते। उसी को अब उस अपशिष्ट को फिर अब उनके लिए तो अपशिष्ट हो गया वो जो विकसित देश थे, लेकिन विकासशील देशों के लिए वो कुछ चलने लायक। जैसे उस समय हमारे पास ये समुद्री जहाज़ों का या बड़े लड़ाकू जहाज़ों का, इन चीज़ों का हमारे पास अभाव था, तो हम बहुत सारे देशों से सेकंड हैंड खरीदते थे। उसी तरह से ये उनसे उनको उस अधिनियम, उस पर रोक लगाने का ये अधिनियम था 89 पे। तो बिल्कुल उल्टा हो गया था, उल्टा तो नहीं हुआ था, लेकिन इसके बाद ही रियो प्रमुख पर्यावरण जलवायु समझौता सामने आया ही था, वो ठीक है। लेकिन इसमें खतरनाक अपशिष्टों के बारे में, जिसका जो विकसित देश है वो विकासशील देशों को ट्रांसफ़र न कर पाए, इसके लिए बेसल अधिनियम 89 आया था। तो
प्रश्न की परिभाषा को समझना जरूरी है और उसके अकॉर्डिंग फ्रेम करना जरूरी है। जैसे स्मार्ट सिटी की आवश्यकता है, विशेषताएं, नियोजित भवन संरचना निर्माण, स्वच्छ सार्वभौम पेयजल उपलब्धता, नियोजित जल निकासी योजना, बिजली, सड़क। जल्दी में लिखा गया है क्योंकि टाइम कम था तो इसलिए ऐसा लिखा गया। ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें मार्किंग 1 हुई है सिर्फ। यही सब चीज़ें जो है उसमें ऐड की जा सकती थी। अब बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है इसलिए नहीं लिखा जाता है। ई गवर्नेंस, पारदर्शिता एवं नागरिकों की भागीदारी, सड़क, जल निकासी, बिजली, भवन एवं आधुनिक ढांचा, यातायात प्रबंधन, सार्वजनिक परिवहन एवं डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली, ये स्वच्छ वायु, हरियाली, ये सब शॉर्ट में लिख दिया गया था इसमें, विद्युत आपूर्ति वगैरह सब कुछ। लेकिन सीसीटीवी निगरानी वगैरह ये सब स्मार्ट सिटी के वो है। स्मार्ट सिटी जहाँ सूचना तकनीकी और के योजना का उपयोग कर नागरिकों को सुरक्षित, सार्वजनिक, स्वच्छ एवं टिकाऊ जीवन प्रदान करते हैं, वही स्मार्ट सिटी है। तो ये विशेषताएं लिखी गई थी लेकिन नंबर इसमें 1 दिया है सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित राजनीति को परिभाषित कीजिए। अब यहाँ राजनीति में चुनाव प्रक्रिया में कम खर्च करना, चुनाव में प्रदूषण से संबंधित सामानों का कम उपयोग करना, अभद्र व संवैधानिक भाषा का प्रयोग न करना, 0 मार्क्स दिए गए हैं। हरित राजनीति वह राजनीति है जो पर्यावरण की रक्षा या प्रदूषण संबंधी, ऊर्जा संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सदुपयोग से संबंधित राजनीति करते हो, वो हरित राजनीति होती है। जैसे स्विट्जरलैंड में पिछली 2020 में एक न्यूज़ में आया था कि वहाँ के जो यंग प्राइम मिनिस्टर थे तो वो पर्यावरण की बात कह करके राजनीति में और आए थे और लोग उनको उनकी जीत हुई थी उसमें। हमारे देश में ऐसा अभी तक है नहीं। यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग में ही लगे हुए हैं, जाति धर्म या फिर विकास, रोटी कपड़ा मकान से संबंधित चीज़ों में ही अभी उलझे हुए हैं। तो हमारा देश विकसित नहीं है, विकासशील देश है, इसलिए हरित राजनीति यहाँ बहुत कम रहती है। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इन्होंने बिल्कुल 0 दिया। उत्तराखंड में वन गुर्जर कौन थे? वन गुर्जर एक चरवाहे समूह के जनजाति समुदाय है। ये मौसमी प्रवास करते हैं, भेड़ बकरी पालन व्यवसाय करते हैं। ठीक है, एक ही नंबर दिया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाए गए उचित प्रतिबंध कौन कौन से हैं? अब यहाँ इनने अनुच्छेद इसमें भी 0 दिया गया। 19 मौलिक अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। निषेध जैसे निषेध क्षेत्र प्रतिबंधित सूचनाओं जैसे फौज से संबंधित एवं विज्ञान, परमाणु, अंतरिक्ष से संबंधित सूचनाएं लीक नहीं की जा सकती हैं। ये भी एक पॉइंट था, लिखने का तरीका अलग था कि इन चीज़ों में तो इससे अच्छा ये होता है कि इसमें जो ऐसे भाषण जो सांप्रदायिक भाषण है जिससे देश की एकता एवं अखंडता को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उन पर रोक लगाना। यदि कोई अभिव्यक्ति राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा बने तो उस पर प्रतिबंध लगाना, या विदेश कोई किसी के भाषण को जो है भारत के रिश्तों को, विदेशों के साथ संबंधों को हानि पहुंचा रहे हो, इस तरह के भाषणों को जो पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस तरह की चीज़ें इसमें लिखी जा सकती थी। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट के प्रमुख संस्तुतियाँ को इंगित कीजिए। इसमें भी 0 मिला है। 1960 में प्रशासनिक सुधार आयोग के लोकपाल लोकायुक्त की अनुशंसा की थी, लेकिन द्वितीय प्रशासनिक नहीं था, यह प्रथम प्रशासनिक आयोग था ये, क्योंकि द्वितीय प्रशासनिक आयोग की स्थापना तो अगस्त 2005 में हुई थी। इसकी सरकारी प्रशासन को लोकतांत्रिक, पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाना इसका होता। संस्तुतियाँ ये थी इसकी। लोक सेवकों को योग्यता के आधार पर कार्य विभाजन और तय करना। कुछ पॉइंट इसमें ठीक है, लेकिन जो पहला पॉइंट 66-70 की बात की गई वही 0 में आ गया। इसको सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना था इसका। द्वितीय प्रशासनिक आयोग की जो संस्तुतियाँ थी उसमें नीतियों में निर्णय लेने में पारदर्शिता होना चाहिए, अच्छा शासन स्थापित करना, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, ये सब आए थे। इसी अकॉर्डिंग, इस तरह से जो फ्रेम के अकॉर्डिंग नहीं है उनमें इनको 0 मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में ब्लू हेलमेट किसे कहा जाता है? ब्लू हेलमेट, अब इनने प्रश्न छोड़ा है, अगर छोड़ा है तो इसको डैश करके आगे किया जाता है। ब्लू हेलमेट
शांति सेना से संबंधित है इसमें, जो शांति सेना भेजी जाती है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ अपने बैनर तले, जैसे सूडान में, कांगो में भारत की फौज भी गई थी शांति दूत बन करके, शांति सेना बन करके, तो वो ब्लू हेलमेट वेयर करती है, यानी ब्लू हेलमेट लगा करके चलती है वो, तो इसलिए उनको ब्लू हेलमेट कहा जाता है। ये चीज़ें यहाँ पे इंगित की जा सकती थी। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्यों के नाम बताइए। कृषि संबंधित कार्य, पेयजल, मेला हाट संबंधित कार्य, स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता एवं ग्रामीण परिवारों का रेखा जोखा रखना। 1 नंबर मिला है इसको। ग्राम पंचायतों द्वारा जन्म मृत्यु से संबंधित वो सर्टिफिकेट जारी करना है। आजकल के परिवेश में अगर उत्तराखंड में देखें तो यूसीसी के रजिस्ट्रेशन कराए जा सकते हैं वहाँ से। मनरेगा और अन्य वित्त के कार्यों में कार्य योजना ग्राम पंचायतों के द्वारा ही होता है। अपनी कार्य योजना बनाना, कुछ कार्य करना, ये सब कुछ उसमें आ सकता था। ये भी कार्य है उसमें, कृषि संबंधित कार्य है, पेयजल है, मेला हाट संबंधित है, जो 29 विषय ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किए गए हैं, उनमें ये सब है, लेकिन नंबर इसमें 1 ही मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में पानी राखो आंदोलन क्या था? पानी राखो आंदोलन पर्यावरण से संबंधित था। उफरे खैल में सच्चिदानंद भारती जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। जल चाल खाल सुधार आदि है। पानी राखो आंदोलन क्या था, बनाया गया है, पर्यावरण से संबंधित था, ठीक है, उसको जल संरक्षण से संबंधित था। नंबर 1 ही मिला है इसको में। अब ये है पार्ट 2। पार्ट 2 में जो है 10 प्रश्न हैं, 5 मार्क्स के, यानी 50 मार्क्स के 10 क्वेश्चन करने हैं आपको। 10 ही क्वेश्चन है, 10 ही करने भी है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है? यह न्यायिक सक्रियता से किस प्रकार भिन्न है? एक क्वेश्चन इसमें यहाँ तक है, तो आप समझ सकते हो। इसमें एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ तक है, यहाँ तक, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ तक है, तो दोनों का आंसर देना पड़ेगा आपको बराबर बराबर। उसमें न्यायिक पुनरावलोकन भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से लिया गया है, और न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है किसी भी अधिनियम या सरकार के कार्यों की समीक्षा न्यायालय द्वारा की जा सकती है, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन में अधिनियम या कार्य को चैलेंज किया जाता है, जबकि सक्रियता में, अब सक्रियता से संबंधित यहाँ क्वेश्चन पॉइंट एक भी नहीं रहा, उसका आधा रहा, तो 2 पॉइंट इसमें होने चाहिए थे। न्यायिक सक्रियता इससे आगे बढ़ करके है, न्यायिक सक्रियता उससे आगे बढ़। न्यायिक सक्रियता या प्रक्रिया जिसमें न्यायालय अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए केवल कानूनी विवादों का निपटारा नहीं करता है, बल्कि समाज में न्याय, अधिकारों की रक्षा और सरकार की नीतियों को उचित क्रियान्वयन, स्वतः संज्ञान भी लिया जा सकता है। इसमें न्यायिक सक्रियता तभी मानी जाती है जब स्वतः संज्ञान, जो समाज से संबंधित कोई कार्य ऐसे हो रहे हैं जिसमें किसी ने कोई वाद PIL दाखिल नहीं किया, लेकिन कोर्ट उस पर अपनी टिप्पणी देता है और अपने उसको वो करता है, तो उसको न्यायिक सक्रियता कहते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको फ्रेम इसलिए करना था, यही चीज़ें जो है आपको देखनी है कि क्वेश्चन की मांग क्या है। डिमांड 1 यहाँ अलग थी, यहाँ अलग थी, तो दोनों को वेटेज बराबर देना चाहिए था। क्वेश्चन 2 थे, तो वहाँ जल्दबाजी, वहाँ पढ़ना और बाहर पेपर बनाना, ये दोनों में जो है वो अंतर है, दोनों चीज़ों में अंतर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय बाल अधिकरण संरक्षण आयोग के दायित्वों की विवेचना कीजिए। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिनियम संशोधन 15 के अनुसार आयोग बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार को रोकना, बच्चों के पोषण आदि पर ध्यान रखना, बच्चों की सुरक्षा संबंधित प्रावधान, बल्कि बालक बालिका सुधार गृहों का पर ध्यान रखना है। ऐसे मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय की रक्षा करता है। तो ये प्रश्न का आंसर तो ठीक है इसमें, लेकिन मार्क्स इसमें मिले 3। पहले वाले क्वेश्चन में मिले थे 3, पहले वाले में भी 3 मिले हैं और इस वाले में भी 3 मिले हैं इनको। न्यायिक सक्रियता के बाद बाल संरक्षण स्थापना, बाल संरक्षण आयोग के इसके उद्देश्य जो थे वो यह सुनिश्चित करना है कि संविधान एवं कानूनों के तहत बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन ना हो, ऐसी चीज़ें हों। स्कूल, अस्पतालों में, अन्य बाल कल्याण संस्थानों में सुविधाओं की जांच करना है, बच्चों के और समाज में उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना है, ये सब कुछ उसमें आते थे, तो इसको ऐड किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 डैश लाइन क्या है, यह विवाद का विषय क्यों है? इसमें भी 2 क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। एक क्वेश्चन का यहाँ तक है और दूसरा यहाँ तक है। यह विवाद क्यों है, विवाद का विषय क्या है? पहले तो इसमें
9 डैश लाइन अमेरिका और कनाडा के मध्य, बिल्कुल जीरो ही था, बिल्कुल जीरो हो गया था, वो लिखने नहीं आया, फिर भी लिखा गया है 9 डैश लाइन, जबकि जो है वो साउथ चाइना दक्षिणी चीन सागर में है। 9 डैश लाइन जो है इसमें बहुत सारे देशों, विभिन्न देशों में, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनई, ताइवान जैसे ऐसे देशों के साथ जो है वो चाइना का कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो पहला ये 9 डैश लाइन क्या था, तो इसमें लिख देते हैं कि ये साउथ चाइना सी में एक जो है विभिन्न देशों के विभाजन की एक वो है लाइन है। और इसका विवाद इसलिए है क्योंकि इन देशों के साथ जो है चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रहता है। यह क्षेत्र प्राकृतिक गैस, मत्स्य पालन एवं समुद्री मार्ग के लिए महत्वपूर्ण है। चीन का दावा अन्य देशों में आर्थिक एवं व्यापारिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करता है, इसीलिए इसका जो वो है वो रहता है, इसमें आपको जीरो मिले हैं इसलिए। उत्तराखंड स्टेट फोकस पेपर 23-24 के प्रमुख विषयों पर प्रकाश डालिए, ये छोड़ा गया है प्रश्न। तो स्टेट फोकस पेपर जो है उत्तराखंड का कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा तैयार किया गया था। इस दस्तावेज में राज्य के प्राथमिक क्षेत्र के लिए ऋण संभावनाओं का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये सब कुछ अगर आते हों तभी जाके फ्रेम किया जा सकता है। कृषि बागवानी से संबंधित इन चीज़ों में किया गया था। लघु और मध्यम उद्योग के बारे में बात की गई थी। पशुपालन, डेयरी से संबंधित बात की गई थी। मत्स्य पालन, जलाशय और नदियों में मत्स्य एवं संसाधनों के संवर्धन के बारे में बात की गई थी। इसमें ग्रामीण अवसंरचना, जल, सड़क, जल आपूर्ति, स्वच्छता और सुविधाओं का विकास के बारे में बात की थी। शिक्षा एवं कौशल के बारे में जो उत्तराखंड स्टेट फोकस पेपर 23-24 के में बात की गई थी। ये छोड़ा गया है, तो जहाँ छोड़ा गया है वहाँ पर डैश लगा देना होता है, इस तरह से मतलब कट कर देना होता है, ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि ये क्वेश्चन इन्होंने छोड़ रखा है, तो आगे वो बढ़ना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। इस योजना के क्या लाभ है? दो है इसमें क्वेश्चन भी कि उसके उद्देश्य क्या थे, मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या था, तो उसके लाभ क्या है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना केंद्र प्रायोजित योजना। अच्छा, इसमें 3 कैटेगरी में ऋण प्रदान किया जाता है, शिशु, तरुण, किशोर। 3 मार्क्स दिए गए इसमें। इसका उद्देश्य छोटे लघु व्यवसायों और स्वरोजगार को सम्मिलित लोगों में वित्तीय सहायता देना है। मुद्रा योजना से 10 करोड़ लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है अब तक। ठीक है, इसमें ये दिया गया है, व्यवसाय शुरू करने और विस्तार करने के लिए ऋण दिया जाता है इसमें। तो इनमें दोनों इसके लाभ क्या थे, लाभ पे उसमें लिख देने थे, और जो वो थे वो इसमें लिख देना था विवरण। अलग अलग फ्रेम करना चाहिए था इसको। मुद्रा योजना छोटे एवं सूक्ष्म उद्यमों को बिना गारंटी ऋण प्रदान करने, जिसमें स्वरोजगार, व्यवसाय एवं विस्तार, ग्रामीण एवं शहरी विकास तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है इसमें। तो जो लिखा गया है वो पॉइंट वाइज ठीक लिखे गए हैं। पॉइंट वाइज लिखने में थोड़ा सा जो है मार्किंग ठीक होती है, लेकिन उस क्वेश्चन की डिमांड पकड़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन फुटप्रिंट से क्या तात्पर्य है? इसमें भी 3 मार्क्स मिले। 2 क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के विमर्श में यह क्यों मायने रखता है। कार्बन फुटप्रिंट वह माप है जो बताता है कि किसी व्यक्ति, संगठन, उत्पाद, गतिविधि के पर्यावरण में किसी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा, कितना हो रहा है उसके माप के लिए। यहाँ इन्होंने लिखा है, कार्बन फुटप्रिंट एक पर्यावरणीय अवधारणा है। यह किसी क्षेत्र में जहाँ वनों, वृक्षों के स्थान कम होते हैं व शहरीकरण होता है, या उस जगह पर कार्बन सिंक कम होता है, जिसे कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। कार्बन 3 नंबर मिले हैं, तो ये चीज़ें लिखे जा सकते थे इसमें। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु संबंधित को खतरा है इसमें, तो ये सब चीज़ें इसमें लिखी जा सकती थी कार्बन। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में हरेला एवं बिटौली पर्व क्यों मनाए जाते हैं? इसके महत्व को रेखांकित कीजिए। पहले तो आपने हरेला और बिटौली क्यों मनाई जाती है बताना है, इसका महत्व को रेखांकित कीजिए। उत्तराखंड में हरेला जुलाई महीने में मनाया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण, 3.5 मिले संरक्षण है। हरेला में लोग खेती, कृषि उपज टोकरी में करते हैं। ठीक है, एक साथ ही एक पेड़ जरूर लगाते हैं। ठीक है, बिटौली में मार्च महीने में होती है, और इस महीने में भाई बहन के घर जा करके भेंट करता है और कुछ उपहार और खाद्य पदार्थ भी ले जाता है। इसकी उपयोगिता क्या थी, उपयोगिता भी बतानी चाहिए। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित इसका उपयोग बताया, तो बिटौली का भी उपयोगिता बतानी चाहिए। नेक्स्ट है, जन प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत एक राजनीतिक दल को एक पार्टी के रूप में घोषित करने वाले मापदंड क्या है? 3 नंबर मिले इसमें। राज्य पार्टी के रूप में कोई भी दल
घोषित तब होता है जब वह दल संबंधित राज्य की विधानसभा में 6% वोट और 3 सीटें हासिल करता है। ठीक है, यह केंद्रीय संसदीय चुनाव में दल 2% वोट और 1 सीट जीत जाती है तो वह राज्य पार्टी बन जाती है। ठीक है, 3 ही मार्क्स मिले हैं इसमें। राष्ट्रीय पार्टी के लिए अलग था, कुल सीटों के कम से कम 6% जीतना और किसी कम से कम 4 राज्यों में चुनाव लड़ना, ये राष्ट्रीय पार्टी का वो था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बाहरी प्रभाव या दबाव से लोक सेवा आयोगों के सदस्यों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान के अंतर्गत उपबंध प्रावधानों की विभिन्न 3.5 मिले हैं इसमें। लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुसार 315 के तहत, अनुच्छेद 315 के तहत आयोग को कुछ स्वतंत्रताएं दी गई है। नियोजन लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, परंतु हटाने के लिए कुछ विशेष प्रावधानों से गुजरना होता है। ठीक है, सीधे कोई नहीं वो कर सकता है। ठीक है, आयोग के सदस्यों के वेतन भत्ते आदि में नकारात्मक बदलाव नहीं किया जा सकता है, ये भी ठीक है। दोनों चीज़ें उसमें स्वतंत्रता को प्रभावित करने के लिए इन दबावों में नहीं रहेगा लोक सेवा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल ऑडिटिंग का अर्थ क्या है, स्पष्ट कीजिए। इस संबंध में उत्तराखंड सोशल ऑडिटिंग अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी एजेंसी के कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। सोशल ऑडिटिंग सरकारी कार्य योजना का सामाजिक अंकेक्षण है, बिल्कुल ठीक है, इनका अंकेक्षण है। इसमें परियोजना से संबंधित सभी वित्तीय एवं तकनीकी योजनाओं को सार्वजनिक किया जाता है और ताकि लोग इसका सोशल ऑडिटिंग कर सकें, सरकार को जवाबदेहिता पारदर्शिता सरकार में आती है। ठीक है, सोशल ऑडिटिंग जैसे आजकल ग्राम पंचायतों में खुली मीटिंग चल रही है, तो पहले पिछले वित्तीय वर्ष में किए गए कार्यों का सोशल ऑडिटिंग होता है। उस ग्राम सभा में ये रखे जाते हैं कि पिछले साल ये कार्य किए गए थे, इसमें उसका ऑडिट होता है, ये वित्त इसमें व्यय हुआ है और किसी को भी आपत्ति होती है तो वहीं पे लिए जाते हैं। उसके बाद अगर जब योजना बन जाती है तो उसमें जो सूचना पट है वो लगाया जाता है, जिससे जनमानस को जो है पता चल जाए कि हाँ इसमें क्या कहते हैं, क्या हुआ है। सामाजिक लेखा परीक्षा और प्रक्रिया, जिसके माध्यम से किसी सरकारी योजना, कार्यक्रम या परियोजना के क्रियान्वयन एवं संसाधनों के उपयोग और पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है और जनता की भागीदारी के साथ समीक्षा की जाती है, ये सामाजिक ऑडिटिंग था, सोशल ऑडिटिंग था। पार्ट 3, इसमें 7 प्रश्न हैं और 8 मार्क्स के हैं, 5 करने हैं इसमें से। प्रवासी भारतीय दिवस के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। एक तो ये हो गया, उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। भारत सरकार द्वारा प्रवासियों को भारत की ओर आकर्षित करने के लिए कौन से प्रोत्साहन दिए गए। आंसर क्या है इसमें, प्रवासी भारतीयों को वह समुदाय है जो भारत के कुल मूल नागरिक थे, परंतु किन्हीं कारणों से अब वे विदेश में रह रहे हैं। अच्छा, उद्देश्यों का वर्णन करना था यहाँ पे सिर्फ। विश्व में प्रवासियों की सबसे अधिक संख्या भारतीय प्रवासियों की है, जिसमें अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन यूनियन लिखना चाहिए था, अरब देशों, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, कनाडा, त्रिनाद, टोबैगो आदि देशों में निवास करती है। ये प्रवासी भारत के उन देशों में अच्छा धन अर्जित करते हैं, जिससे भारतीयों को भी फायदा होता है, ये लिखा गया। प्रवासियों के लिए रोजगार के लिए योजनाएं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस की घोषणा की गई। प्रवासियों को अपना धन भारत भेजने के लिए कम कर देना पड़ता है। ठीक है, विशेष प्रकार के किसी वीज़ा की व्यवस्था की गई है। वीज़ा ऑन अराइवल बहुत सारे देशों के लिए किया गया है। ठीक है, प्रवासी जब चाहे जितनी बार चाहे भारत भ्रमण कर सकते हैं। प्रवासियों को कुछ मामलों में मताधिकार भी दिया गया है। विशेष नागरिकता का प्रावधान दिया गया है, इस कारण से प्रवासियों को भारत में आकर्षित किया जा सकता है। ये चीज़ें जो है लिखी, इसमें कुछ और ऐड किए जा सकते थे। प्रवासी भारतीयों को सम्मान देना, भारतीय प्रवासियों के संबंध मजबूत करना, विदेशी निवेश और सहयोग को बढ़ावा देते हैं, सांस्कृतिक सामाजिक, ये सब कुछ इसमें कुछ और चीज़ें आकर्षित करने के लिए जो है विदेशी निवेश, कर लाभ का लिखी दिया है इसमें, बैंकिंग सुविधाएं लिखी गई है, शिक्षा में आरक्षण की बात की गई है, सांस्कृतिक सामाजिक प्रोत्साहन की बात की गई है। तो इस सब कुछ लिखा ही गया था, जिसमें मार्क्स इनको मिले हैं, मेरे ख्याल से कम मिले हैं मार्क्स उसके अकॉर्डिंग। अब इसमें मार्क्स पता नहीं कहाँ लिखे थे, आगे लिखो, 3 मार्क्स मिले हैं सिर्फ 8 में से। नेक्स्ट है, भारत बांग्लादेश संबंधों में रोहिंग्या संकट ने कैसे तनाव प्रदान किया। रोहिंग्या म्यांमार और बांग्लादेश में निवास करने वाली एक इस्लामिक पिछड़ा वर्ग है जो
म्यांमार में रोहिंग्याओं पर अत्याचार किया जा रहा है, ठीक है। इसी वजह से रोहिंग्या समुदाय पलायन या दूसरे देशों में शरण के लिए जा रहे हैं। शरणार्थियों के प्रति भारत की नीति वसुधैव कुटुंबकम की रही है। इसी वजह से रोहिंग्या समुदाय बांग्लादेश के रास्ते भारत में प्रवेश करना चाहते हैं, परंतु इस बार भारत में विरोध के स्वर उजागर हो रहे हैं और भारत ने अवैध घुसपैठ को बंद करने के सख्त नियम बनाए हैं। इन्हीं कारणों से जो रोहिंग्या बांग्लादेश में आ चुके हैं वे भारत नहीं आ पा रहे हैं और साथ ही भारत में अवैध रह रहे घुसपैठियों को वापस भेजने की बात हो रही है। इन सब कारणों की वजह से भारत बांग्लादेश सीमा पर तनाव दिखता है। इसी वजह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है। लेकिन बांग्लादेश भारत का सबसे भरोसेमंद पड़ोसी है। भारत बांग्लादेश संबंध बहुत गहरे हैं और सीमा विवाद जैसे मुद्दों को भी सुलझाया गया है। ये तनाव ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। सरकार सकारात्मक कार्य कर रही है। पॉजिटिव नोट पर ख़त्म किया, लेकिन जो घुसपैठ संकट है, भारत बांग्लादेश के सीमाओं पर जो तनाव है वो एक्चुअली वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशंस हो रहा है, घुसपैठ हो रही है, तो जिससे जो है दोनों देशों के बीच तनाव है। लेकिन आंसर इसमें जो नंबर है वो सिर्फ 3 दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण बाल विकास को बढ़ावा देने उत्तराखंड सरकार की भूमिका परीक्षण कीजिए और सरकार की हाल की पहलों के साथ अपने उत्तर सुस्पष्ट कीजिए। तो किसी भी राज्य की प्रगति के लिए राज्य की आधी आबादी महिलाओं, राज्य के भविष्य बच्चों के विकास से संभव है। उत्तराखंड महिला एवं बाल संरक्षण समिति महिला सशक्तिकरण बाल विकास को बढ़ावा देने में उत्तराखंड सरकार की भूमिका का परीक्षण कीजिए। एक तो यहाँ तक था। दूसरा है, सरकार की हाल की पहलों के साथ अपने उत्तर को पुष्ट कीजिए। यानी अपने जो उत्तर है उसका जो सेकंड पार्ट है वो इससे पुष्ट करना है कि उत्तराखंड सरकार की भूमिका किस तरह से रही है, परीक्षण करना है उसका। किसी भी राज्य की प्रगति के लिए राज्य की आधी आबादी महिलाओं और राज्य के भविष्य बच्चों का विकास से ही संभव है। उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती रेखा आर्या जी ने केंद्र और राज्य सरकार के सबके साथ सबका विकास को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे सकारात्मक कार्य किए हैं। बाल जैसे यहाँ पे जैसे दिखाना चाहते हैं, बाल प्लास योजना के तहत किशोर किशोरियों को प्राथमिक स्वास्थ्य व पोषण की जानकारी उपलब्ध किया जाना। महालक्ष्मी योजना में प्रसव के बाद एक किट दी जाती है जिसमें सभी ज़रूरत के सामान होते हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री गशियारी योजना के तहत महिलाओं को पशुओं के लिए चारा मुहैया कराया जाता है। उत्तराखंड में आंगनबाड़ी में महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी योजनाएं चलाई जाती है, ठीक है। महिला सशक्तिकरण में राज्य में परिवार के मुखिया के तौर पर महिला सदस्य का नाम होगा। बच्चों, खास तौर पर बच्चों को पढ़ाई व शादी के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। पढ़ाई व शादी के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, ठीक है। साइकिल दी जाती है ताकि स्कूल सुचारू रख सकें। अच्छा, जल्दबाजी में लिखे गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आगे बढ़ाते हुए ही वंदना कटारिया को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के मुख्यमंत्री बनाया गया था आदि। ये जो है ये उत्तराखंड अपनी उत्तर के उसमें स्पष्ट किया कि हर सरकार के हाल के पहलू में आ जाएंगे ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है। एक तो यह था केंद्र सरकार की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 22-23 की मुख्य विशेषताओं की उपयोगिता क्या था। गोल्ड बॉन्ड तो अपने रिजर्व बैंक ने जारी किया है, जो सॉवरेन गोल्ड के अगेंस्ट उसको खरीदारी कर सकते हैं उस तरह का। इन्होंने डैश किया है, इसको नहीं लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का चुनाव महिला सशक्तिकरण से महिला नेतृत्व वाले विकास यात्रा की एक अभिव्यक्ति है। इस कथन के आलोक में वंचित वर्गों के लिए श्रीमती मुर्मू की राष्ट्रपति जीत के निहितार्थों का आकलन कीजिए। क्वेश्चन यहाँ से है, ये जो था वो एक वाक्य है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का चुनाव जो है महिला सशक्तिकरण से महिला नेतृत्व वाले विकास यात्रा। तो
तो श्रीमती उत्तर देख लेते हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी देश की दूसरी परंतु प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। यह कदम महिला सशक्तिकरण के साथ साथ वंचित वर्गों के लिए विकास यात्रा को दर्शाता है। ठीक है, कोई भी देश महिलाओं को हाशिए पर रख करके विकास नहीं कर सकता है। यह कथन स्वामी विवेकानंद जी का था। भारत स्वतंत्रता के समय से ही इसी सोच के साथ आगे बढ़ा है और तभी हमारे संविधान में महिलाओं, आदिवासियों और वंचित वर्गों के लिए कुछ प्रावधान किए गए थे। जैसे यहाँ लिखा गया अनुच्छेद 14 समानता, सभी वर्ग समान। अनुच्छेद 15 लोक नियोजन में समानता, अस्पृश्यता का अंत, पिछड़ा वर्ग आयोग वगैरह ये बताया गया। 338 क आयोग। द्रौपदी मुर्मू जी ऐसे समय में भारत की राष्ट्रपति बनी हैं जब भारत अपने अमृत काल में प्रवेश कर चुका है और भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी, 3 ही मार्क्स मिले इसमें देखो, चौथी सबसे बड़ी, वो उपभोग के मामले में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। देश सतत विकास लक्ष्यों को तेजी से पूर्ण कर रहा है। ऐसे समय में मुर्मू जी का राष्ट्रपति बनना यह सिर्फ महिला सशक्तिकरण ही नहीं बल्कि पिछड़े वंचित वर्ग की महिला को उस विकासवादी देश का नेतृत्व करना वंचित वर्गों के लिए काफ़ी उत्साहवर्धक होगा। प्रश्न को कुछ और तरीके से भी फ्रेम किया जा सकता था कि विकास सशक्तिकरण ही नहीं बल्कि अब महिला नेतृत्व वाले विकास यात्रा, मतलब जो तय करेंगे वो खुद तय करेंगे उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसको डैश किया गया है इनमें। उत्तराखंड की स्टार्टअप नीति के बारे में का परीक्षण कीजिए। उत्तराखंड कॉन्क्लेव में ग्रैंड चैलेंज 22 उत्तराखंड के उद्यमियों के लिए एक सक्रिय स्टार्टअप इकोसिस्टम सुनिश्चित करने के लिए प्रकार में संकल्प है। किस प्रकार संकल्प करता है? तो करंट अफेयर से संबंधित और उसको रिलेट करते हुए, सब्जेक्ट को रिलेट करते हुए करंट में जो हुए उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जाता है कि भारत का सॉफ्ट पावर कौशल भारत को एक बार फिर विश्व गुरु बना सकता है। सॉफ्ट पावर कौशल भारत को एक बार फिर विश्व गुरु बना सकता है। भारत की सॉफ्ट पावर नीति की पृष्ठभूमि में इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण किया। आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। जैसे सॉफ्ट पावर सांस्कृतिक रूप से भारत के जो प्रवासी है विदेशों में रहते हैं, बहुत सारे देशों में रहते हैं, तो सांस्कृतिक तरीके से जो वहाँ के उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कनाडा में बहुत सारे मंत्री जो है भारत से संबंधित है वो ज़रूर कैनेडियन उसके, लेकिन भारतीय मूल के हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जुगाड़, जैसे ब्रिटेन में ऋषि सुनक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने थे तो भारतीय मूल के थे। उनका लिंकअप जो इन्फोसिस के चीफ है सत्यनारायण, उनसे वो उनके ससुर थे। तो इस तरह के जो विदेशों में जाकर के एक पावरफुल कंट्रीज़ में त्रिनाद एंड टोबैगो, फिजी, मॉरिशस, इन देशों में भारतीय जो है प्रतिनिधित्व के तौर पर उभर करके आए। तो आप समझ सकते हो जब ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे उस समय भी ये काफ़ी मुद्दा रहा कि भारतीयों की संख्या वहाँ बहुत अच्छी खासी थी। भारत के प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं तो उनका कितना स्वागत होता है, किसी भी देश में उसमें कमी नहीं है। तो ये एक सॉफ्ट पावर है भारत का जो वो कर सकता है। इनमें क्या है, सॉफ्ट पावर का अर्थ है विश्व समुदाय को अपनी पहुंच ही नहीं बल्कि नेतृत्व क्षमता से लगाया जा सकता है। विकास की ओर जरूरी नहीं बल्कि सिर्फ फौजी ताकत पर ही दुनिया जीती जाए, सॉफ्ट पावर से भी दुनिया में नेतृत्व क्षमता। 22 में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष भी भारत बना है। इससे जो है विदेशों जो संयुक्त राष्ट्र के जितने भी कार्यक्रम होंगे वो भारत में भी आयोजित किए जा सकते हैं। तो भारत अपनी अध्यक्षता में जो है अपने नेतृत्व में जो है जो वो करना चाहता है उस तरह के चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए दूसरों को राजी करवा सकता है। 22 में भारत G20 देशों की अध्यक्षता भी कर रहा है। ठीक है, G20 के सभी देश जो भारत में आए थे उसके अलावा भी भारत ने आमंत्रित किए थे। तो भारत की विकास यात्रा को वो देखते हैं और उसके बारे में सकारात्मक कार्य करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में चौथी सबसे बड़ी तेज़ी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था। भारत क्वाड का सदस्य भी है। ठीक है, भारत आसियान प्लस का सदस्य भी है। इन देशों के साथ भारत एक तरफ गुटनिरपेक्ष होने के साथ साथ इन संगठनों का भी सदस्य है। तो ये एक वो है, भारत विकास व SCO की लीड रोल में है। ठीक है, फायर पावर इंडेक्स में भारत
चौथे स्थान पर है, यहाँ ये वो नहीं रहता है इसमें। सभी तथ्य भारत को विश्व गुरु का दर्जा देने की ओर संकेत करते हैं, परंतु कुछ चुनौतियाँ भी हैं। जैसे देश की कुल जनसंख्या 80% जनसंख्या जो मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है, ये घरेलू चुनौती थी। देश परिधि विदेशों से संबंधित जो परिस्थितियाँ हैं, जैसे H-1B वीज़ा को लेकर के अमेरिका जो है भारतीयों पर काफ़ी अत्याचार कर रहा है, तो भारतीयों की हीन भावना एवं घृणा के तौर पर देखा जाता है वहाँ पे। तो उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही है, वो एक तनाव वाला ये एक चुनौती है। और हाल फिलहाल में जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है 26 से 27 बार विश्व मंचों में बोल दिया है कि भारत पाकिस्तान के मध्य जो युद्ध हुआ, जो वो उसकी मध्यस्थता मैंने की थी। जो अब भारत अपनी दूरदर्शिता की वजह से ना खुल करके वो करते हैं, बोलते हैं, लेकिन उनकी ये ज़्यादा बोलने की जो वो है क्रेडिट लेने की होड़ है। जैसे अभी वो चिल्ला रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार मुझे मिलना चाहिए, शांति का नोबेल पीस प्राइज़ मुझे मिलना चाहिए। तो ये कहने वाली बात नहीं है कि उनकी मानसिकता किस तरह से है। तो ये भारत के लिए ज़रूर टेंशनेबल है, क्योंकि अमेरिका जैसे देश जो हमारा हम सोच रहे थे कि ट्रंप हमारा काफ़ी अच्छा मित्र है, लेकिन वो बहुत सारे जगहों पर भारत को नीचा दिखाने की वो कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें जो है चुनौतियां हैं भारत के लिए। और पाकिस्तान, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, चाइना जैसे जो इन देशों में जो है हमारी जो सॉफ्ट पावर की पहुंच है वो नहीं वो कर पाना। जैसे नेपाल में अभी रोटी बेटी का संबंध है हमारा नेपाल के साथ, लेकिन जो इसके साथ संबंध उस तरह के नहीं रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें हो सकती है इसमें। ये बुनियादी अवसंरचनाओं का आधार पर का ठीक है, ये घरेलू चीज़ें लिखी हुई है इसमें। अब पार्ट 4 है, इसमें 16 नंबर का ये होता है। मेरे ख्याल से 5 प्रश्न करने पड़ते हैं। G20 भारत की G20 अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक, कार्यवाही उन्मुख होगी। इस संकल्प के अनुरूप में G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत के अवसरों और चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। G20 विश्व की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाला देशों का समूह है। यह विश्व की कुल अर्थव्यवस्था का 80% क्षमता रखता है। ठीक है, वर्ष 22-23 के लिए G20 संगठन की अध्यक्षता भारत के हाथों में है, और यह अध्यक्षता ऐसे समय पर भारत के हाथों में है जब दुनिया लगभग 3 ध्रुवों में बढ़ती दिखाई पड़ रही है। ठीक है, रूस यूक्रेन युद्ध ने कुछ गणित बिगाड़ा जरूर है, लेकिन G20 में यूक्रेन के हिमायती अमेरिका और यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। तो रूस, चीन और इजराइल जैसे देश भी हैं जहां G20 की अध्यक्षता हमने की है। तो हमने उन दोनों को बैलेंस लेकर के चले हैं हम। ठीक है, हालांकि भारत ने अपना पक्ष संगठित रखा है, जहां एक और वह युद्ध रोकने के दोनों देशों से अपील कर रहा है, वहीं संयुक्त राष्ट्र में आए प्रस्तावों पर चुप्पी साधता है। ठीक है, वहाँ से वॉकआउट किया है कई बार भारत ने। ऐसे में भारत की अध्यक्षता एक समावेशी नेतृत्व की होगी, जहां भारत संपूर्ण विश्व को अपना वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा से परिचित कराना चाहेगा। यही एक तरफ एक रूप में अपना राजनीतिक साझेदार है, तो अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं। यह अवसर एक महत्वाकांक्षी का भी है। ऐसे में भारत विश्व के लिए बड़े देशों के समुदाय को देशों व समुदाय को साधने में या साझेदारी करने में पीछे नहीं रहेगा। भारत क्वाड जैसे महत्वपूर्ण देशों का सदस्य भी है, यह इसे आगे ले जाना चाहेगा। भारत की अध्यक्षता में उम्मीद की जा रही है कि भारत सकारात्मक कार्यों का सर्जन होगा। भारत युद्ध की मध्यस्थता का अवसर खोजने तथा कुछ रणनीतियों पर सीधी कार्रवाई या समझौतों जैसे सकारात्मकता बनी रह सकती है। यह अवसर सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय सतत विकास लक्ष्यों पर एक सहमति बनाना व अन्य वैश्विक मुद्दों को सुलझाने में निर्णायक साबित हो सकती है। ठीक है, भारत जब आपदा को अवसर में बदलना जानता है तो यह तो अवसर ही है भारत के लिए। इतने बड़े समुदाय संगठन की बागडोर भारत के हाथ में, तो उम्मीद की जा सकती है कि भारत की अध्यक्षता में समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक एवं कार्य उन्मुख कार्य किए जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन छोटा है, छोड़ दिया है। COP27 से संबंधित है। COP27 को कोप की लेटेस्ट जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बारे में आप इसी परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। हाल ही में मिस्र में आयोजित COP27 बैठक में
भारत की भूमिका या योगदान का विवरण की प्रस्तुत कीजिए। तो COP29 के बारे में आप अच्छे तरह से पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समरकंद में हाल ही में संपन्न संघाई सहयोग संगठन FCO की बैठक में संदर्भ में मध्य एशियाई गणराज्यों तक भारत की पहुंच का परीक्षण कीजिए। संगठन के माध्यम से भारत किन रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है। ये भी डैश किया है इन्होंने, इसका भी आंसर नहीं दिया है। तो 7 कर 5 करने थे तो 2 छोड़ दिए उन्होंने। विवेचना कीजिए कि कैसे भारत के राजनीतिक दृष्टि से भारत अफ्रीकी संबंधों को बढ़ाने और विस्तरण का नेतृत्व किया, और अफ्रीका के साथ अपने संबंधों को गहरा करने के लिए भारत को किन चुनौतियों को पार करने की आवश्यकता है। उत्तर देखिए, भारत अमेरिका फेडरेशन में एक साझेदार है, अमेरिकी फेडरेशन एक साझेदार है होना चाहिए। भारत अफ्रीकन विकास बैंक का पूर्णकालिक सदस्य है। भारत के अफ्रीकी देशों में कई विकास कार्य चला रहा है भारत, ठीक है। अफ्रीका एक अल्प विकसित या विकासशील महाद्वीप है। अभी तक अफ्रीकी महाद्वीप के बड़े देशों के संसाधनों का दोहन नहीं हो पाया है, तभी वे विकास की रेस में पीछे है। अफ्रीका के को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। इसी को ध्यान में रख करके भारत अफ्रीकी विकास बैंक का पूर्णकालिक सदस्य और धन आपूर्तिकर्ता देश भी है। भारत अफ्रीका के कई देशों जैसे दक्षिण अफ्रीका के साथ पीछे सीधे विकास के माध्यम से जुड़ा हुआ है। वहीं गैबोन, जिबूती, घाना, केन्या और जिम्बाब्वे आदि देशों में विकास कार्य चला रहा है। इसमें शांति प्रक्रिया के बारे में भी बात की जानी चाहिए थी कि कांगो, सूडान, साउथ सूडान वगैरह देशों में भारत अपने शांति दूत भेजता है। साथ ही भारत की G20 अध्यक्षता में जो भारत में G20 सम्मेलन हुआ था, तो उसमें अफ्रीकन यूनियन के को उसमें सदस्यता दिलाई गई थी। ये भी बोला जाना चाहिए था। भारत अफ्रीका में बुनियादी अवसंरचना के विकास के लिए सहयोग दे रहा है। भारत हिंद महासागर में बड़ा प्लेयर है, तो हिंद महासागर में लगते अफ्रीकी देशों के साथ मेडागास्कर के साथ राजनीतिक साझेदार है, ठीक है। भारत इन देशों को सुरक्षा पर साथ ही समुद्री डाकों का सफाया करता है ताकि समुद्र व्यापार सुगमता से हो। भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत हिंद महासागर में अमेरिकी देशों और नागरिकों को सहायता प्रदान करता है। भारत सूडान, नाइजीरिया, कांगो आदि देशों में शांति सुरक्षा जैसे भेजता है ताकि वहाँ शांति बनाए रखे, फौजें भेजता है। जाहिर चुनौतियाँ, बहुत सारे अफ्रीकी देशों में अशांति है, कुछ अफ्रीकी देशों में तानाशाही है। भारत लोकतंत्र में विश्वास रखता है। चीन ने अपने ऋण जाल में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के माध्यम से कई देशों को उकसाया है। इन देशों में चीन की दखल अंदाजी भारत के लिए खतरा है। अतः भारत एक लोकतांत्रिक देश है और शांति प्रिय देश है जो कि सिर्फ विकास पर बल देता है। चीन चालबाजी में भारत को फर्क नहीं पड़ता है। चीन को दुनिया देख चुकी है। भारत अफ्रीकी विकास और संबंध प्रमाण रहेंगे चाहे किसी भी चुनौतियाँ, ठीक है। आंसर ठीक था, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 22 की अवधि में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में भारत की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए, इस तरह से फ्रेम किया गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन की मांग, जो डिमांड है, एग्जामिनर जो डिमांड कर रहा है, पहले वो चीज़ों को टैकल कर लेना है। एक क्वेश्चन को आप टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 3 घंटे में 6 घंटे बैठना है, 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को। तो एक बार रिवाइज़ करना है शाम को, तो सुबह अलग पेपर है, दोपहर को अलग पेपर है। तो इन चीज़ों को, जो छोटे छोटे नोट आपने बना रखे हैं, उनको आप क्रिस्पी नोट में तब्दील कीजिए और 2 महीने में इनको आप धार दीजिए पूरी तरह से। तो एक तो क्वेश्चन की डिमांड को लेना, और उसके बाद क्वेश्चन के लिए टाइम लगा लो, कोई बात नहीं। उसको फ्रेम करने से पहले उसमें सोच लो कि आपने कितना पोर्शन किस में लिखना है, और उसका भूमिका कैसे लिखनी है, और उसका कंक्लूजन कैसे लिखना है। यहाँ बिना सोचे समझे सब कुछ लिख दिया है। देवभूमि को खेल भूमि बनना चाहिए। राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार के हाल ही पहल में उदाहरण देते हुए इस कथन का परीक्षण कीजिए। क्या आपको लगता है कि खेल राज्य की अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य को बदल सकती है? तो आप इसमें हाल ही प्रश्न की फ्रेमिंग इस तरह से कीजिए कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए, उसको 360 डिग्री घुमाने की कोशिश कीजिएगा। इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस विश्वास का परीक्षण कीजिए कि स्थायी विकास लोकतंत्र की स्थिरता में योगदान देता है। स्थायी विकास, हाल ही में के वर्षों में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास
लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए भारत ने सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता कैसे की है। सतत विकास वर्तमान आवश्यकताओं और पूर्व के लिए प्राकृतिक संसाधनों की इस प्रकार दोहन करना कि आने किसी पीढ़ी को भावी पीढ़ी को कठिनाई का सामना न करना पड़े, ऐसी चीज़ें लिखी गई है। 2030 के लिए बनाई गई है सार्वभौम सारी चीज़ें लिखी गई है सारी की। तो आपके पास तथ्य भी होने चाहिए, कंटेंट भी होना चाहिए और फ्रेमिंग भी होनी चाहिए। और जैसे इसमें 9 नंबर मिले, तो इसी तरह से जो है आप उसको फ्रेम कीजिए, क्वेश्चन की डिमांड को पढ़ लीजिए और उसके अकॉर्डिंग फिर उसको क्वेश्चन देना शुरू कीजिए। और बड़े क्वेश्चनों को पहले अटैम्प्ट कर लो और उसका फ्रेमिंग एक बार बना लो। थोड़ा क्वेश्चन को टैकल करने से पहले 5 मिनट अगर सोचना भी पड़ जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप सोच लीजिए और फिर उसके बाद क्वेश्चन को हल कीजिएगा। थैंक यू। इसी सीरीज़ में अगले क्वेश्चन पेपर जल्दी